Good afternoon, all of you. Welcome again in the class. आज की क्लास में हम नंबर थ्योरी जो कि रिलेटेड है CSIR नेट से, जिसके अंदर जो नंबर थ्योरी का कंटेंट है मैक्सिमम 3 दिन का है। 3 दिन के अंदर पूरा ये खत्म हो जाएगा और इसमें से 10 नंबर का सवाल आता है CSIR नेट के अंदर। एक सवाल आता है 4.5 नंबर का और 2 सवाल आते हैं इसमें 3-3 नंबर के। ओके, तो उसी के लिए हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं और ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा ये कंटेंट और फिर हम अगला कंसेप्ट उठाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी है क्या, ठीक है? तो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जिनकी जो काम में आएंगी हमें। नंबर थ्योरी है क्या? सबसे पहले नंबर थ्योरीज में नंबर्स की बात होती है, जो कि इंटीजर नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। इंटीजर नंबर से रिलेटेड ही हमारे सारे सवाल होने वाले हैं। तो पहले समझना है हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स जो कि बेसिक जैसे डेफिनेशंस होती हैं, उसी बेस पर है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कंटेंट को समझना है कि ये है क्या, क्योंकि अगर वैसे सीधा समझेंगे समझ में नहीं आएगा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रम का एक सिद्धांत है। वो क्या है वो सुनिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सेट दे दिया आपको एस, ठीक है? दोबारा ध्यान सुनते जाइए। एस कोई सेट है आपका जो कि सबसेट है, एस बी द सबसेट ऑफ जेड। एस कोई सबसेट है जेड का, जो कि एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है हमारे वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। यानी कि एस कोई ऐसा सबसेट जो कि जेड का नॉन नेगेटिव सबसेट हो, यानी कि जिसके अंदर नॉन नेगेटिव नंबर हो, उसके अंदर कोई कम से कम एक एलिमेंट ए ऐसा होगा, ए कोई एलिमेंट ऐसा बिलोंग करेगा एस के अंदर, जो कि बी, एस के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट बी है जो विद्यमान हो। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि लेस देन होगा, लेस देन इक्वल होगा बी के। दोबारा समझिए, यानी कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का मतलब है जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो इसके अंदर जो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि कोई अन्य अवयव है उनसे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तभी हम उसको कहेंगे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। पूर्णांक संख्याओं का है, और जो पूर्णांक संख्याओं में से भी जो सबसेट हम तैयार करेंगे एस, उसके अंदर नॉन नेगेटिव नंबर लेने हैं, यानी कि हमें नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं लेने, ओनली पॉजिटिव नंबर्स की बात करनी है। ठीक है, समझ में आया होगा? वेल ऑर्डरिंग का मतलब सीधी सी बात है, क्रम के रूप में जमा हुआ। क्रम के रूप में जमा हुआ कब होगा? जब जैसे मान को चलो ये कोई सेट है मेरा, तो इसके अंदर जो सबको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो सबके सबसे छोटा होगा या वो किसी के बराबर होगा। यानी कि वो एलिमेंट जो भी है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिलेगा वहां पर जो सारे एलिमेंटों से छोटा होगा या बराबर होगा। डाउट किसी को तो बता देना अभी। आगे आता है अर्थमेटिशियन प्रॉपर्टी। एस, जो एस होगा जो वेल ऑर्डर प्रिंसिपल के लिए वेरीफाई करेगा, एस की बात करेंगे हम सिर्फ। और नंबर थ्योरीज के अंदर सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर जो कि इंटीजर नंबर होंगे उनकी बातें होंगी। ठीक है, अर्थमेटिशियन प्रॉपर्टी देख लीजिए। अर्थमेटिशियन प्रॉपर्टी है क्या? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है? प्रॉपर्टी सिर्फ ये समझने की बातें हैं जो आपको समझनी है और नोट करनी है, क्योंकि ये याद रहेंगी तभी हम लोग नंबर थ्योरीज के जो सवाल होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। अर्थ अर्थमेडियन प्रॉपर्टी क्या है? देखो, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, टू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर आपने ले लिए हैं, एक तो ए ले लिया और एक दूसरा ले लिया बी।
ठीक है, मान के चलो दो एलिमेंट आपके पास, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, तब कम से कम ए और बी दो एलिमेंट हैं, तब आपके पास कम से कम एक एन ऐसा विद्यमान होगा, तब देयर एग्जिस्ट एन ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सच दैट एन ए ग्रेटर देन इक्वल बी। कहने का मतलब दो एलिमेंट आपको दे दिए, ए और बी दे दिए, दो नंबर दे दिए, मान के चलो ए बराबर मैंने ले लिया 3, बी बराबर मैंने ले लिया यहां पर 6 ले लिया, ठीक है भाई। ए बराबर 3 ले लिया, बी बराबर 6 ले लिया, तो यहां पर पूरे जो इंटीजर नंबर का सेट होगा, यहाँ इंटीजर नंबर की जब बात होगी तो ध्यान रखना सिर्फ पॉजिटिव की बात करनी है हमें नंबर थ्योरी में, पॉजिटिव इंटीजर लेना, नेगेटिव इंटीजर पर जाकर के बात ही नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर 3 लिखा है, बी बराबर 6 लिखा है, तो यहाँ देखिए जब मैं बी का मान 6 लिखा है, ए का मान 3 लिखा है, तो मुझे इंटीजर नंबर ऐसा कोई विद्यमान होगा, एन कोई भी हो सकता है, जिसके लिए कि एन ए का मान ग्रेटर देन इक्वल होगा बी के, जैसे कि 6, एन ए का मान मैंने 3 लिख दिया, तो एन का मान मैं 2 ले लूंगा, तो इसका मान इसके बराबर आ जाएगा। मैं 3 ले लूंगा तो यहाँ बड़ा हो जाएगा 6 से। तो ये यही कहना चाह रहा है, अर्थमेडियन जो प्रॉपर्टी है वो ये क्या कहती है कि अगर दो नंबर आपके पास विद्यमान है ए और बी, तो आपको एक ऐसा एन मिल सकता है, मिलेगा, एक ऐसा एन जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एन ए का मान ग्रेटर देन इक्वल होगा बी के। ये सेट का नहीं है, मतलब कोई भी नंबर दो दे दी जाए आपको, जैसे मान चलो एक 10 दे दिया और एक दे दिया 15, ठीक है, किसी को भी इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, चाहे इसको भी मान लो, इसको ये मान लो, तो हाँ सब इंटीजर नंबर की कहानियां होंगी ये। समझ में आई ये बात, ये क्या बोलना चाह रहा है, एन ए का मान ग्रेटर देन इक्वल होगा बी, यानी कुल मिलाकर के कोई भी एलिमेंट ले लिया तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसको किसी से भी गुणा कर दो, ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे कि वो पीछे वाली वैल्यू से बड़ा हो जाए, तो बस वो एन विद्यमान हो गया। ये अर्थमेडियन प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब आती है मेन बात, जहां से सवाल हमारे बनेंगे और जो काम करेगी, ये सिर्फ आपको यूज में आएंगी आगे। आगे आती है डिविजिबिलिटी। आपने देखा होगा कि आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 10,000 लिख दिया, मान के चलो फैक्टोरियल 10,000 लिख दिया, और आपसे बोल दिया जाए कि फैक्टोरियल 10,000 में 4 का भाग जा सकता है क्या? ये पता नहीं, यही इसी का जवाब लेना है। जैसे आपको एक सवाल लिख दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10,000, इसमें अगर हम 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है बताइए? अगर आप करना चाहें तो इसको कब तक करेंगे बताओ, 10,000 तक खोलेंगे क्या फैक्टोरियल को? नहीं खोल सकते। तो ऐसे सवालों के आंसर ढूंढने के लिए ही डिविजिबिलिटी और कॉन्ग्रुएंस का काम आता है। तो अब हम इसी पर फोकस करते हैं, डिविजिबिलिटी है क्या। पहले डिविजिबिलिटी सीखेंगे, डिविजिबिलिटी क्या काम करता है, क्या डिवाइजर होता है, क्योंकि यही बेसिस मतलब बेसिक है। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पे पहुंचेंगे हम लोग, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर के अंदर पूरा मतलब 2-2 घंटे अगर आप लाइव लेते हैं 3 दिन तक, तो 3 दिन के अंदर आपकी नंबर थ्योरी खत्म हो जाएगी। 10 नंबर या 15 10 नंबर का आपका पूरा जो कंटेंट आता है नेट के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी है क्या, देखो माना लेट ए और बी दो नंबर्स दे दिए गए हैं मेरे पास, ठीक है। ए और बी दो इंटीजर है, इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं। ए और बी दो इंटीजर हैं, और ए के अंदर अगर बी का भाग चला जाता है, ठीक है, एक सॉरी बी के अंदर ए का भाग चला जाता है, तब हम इसको कैसे लिखते हैं, यहां ए डिवाइड बाई बी, सॉरी बी डिवाइड बाई ए,
इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। आपको ये नहीं, उल्टा नहीं पढ़ना कि ये A/B है। इसका मतलब अगर कहीं ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब समझना है B के अंदर A का भाग जा रहा है, उल्टा है। यानी कि अगर आपको दो नंबर है आपके पास, A है और B है, और अगर B के अंदर A का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उसको नोट करेंगे हम, डिनोट करेंगे A डिवाइडेड 4B, यानी कि B को डिवाइड कर रहा है A। ठीक है ना? चलिए, तो इसी के साथ ये तो हो गया। अब यहां जब हम एक बी के अंदर ए का भाग देंगे, बी के अंदर ए का भाग देंगे और वो पूरा पूरा भाग जाता है तो कम कोई संख्या हमारी सी जरूर मिलेगी। मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, और 8 लिखा हुआ है, इसमें मैं 2 का भाग देता हूं। ठीक है भाई? तो कितनी बार जाएगा मेरे पास? 4 बार जाएगा, और 4 बार पूरा जाएगा तो ये 8 और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो बी बराबर में कैसे लिख सकता हूं? AC, अगर भाग जा रहा है पूरा पूरा तो। ठीक है, तो यही यहां पर है। यहां पर जो ए है, देखिए दोबारा से मैं समझा रहा हूं, ए और बी तो संख्याएं थी, बी के अंदर ए का पूरा पूरा भाग चला गया तो उसको डिनोट करेंगे ऐसे, और अगर भाग नहीं गया तो उसको डिनोट करेंगे ए, और इस लाइन को काट देंगे। ठीक है, और ये बी। ठीक है, क्लियर? अब इसके साथ देखिए, इसको लिखेंगे ऐसे, अगर कहीं लिखा मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना है कि बी के अंदर ए का भाग जा रहा है। ओके, तो अब यहां पर मैंने बताया कि बी के अंदर अगर ए का भाग देते हैं तो कोई सी वैल्यू जरूर मिलती है जब पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अगर कहीं ये लिखा मिल गया तो इसका मतलब सी जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बी के अंदर ए का भाग दे दिया हमने। जब सी मिल गया तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी बराबर ए सी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इस बीच वाली वैल्यू के बराबर आ जाएगा। और यहां जो ए होगा वो कहलाएगा डिवाइजर। ए इज कॉल्ड डिवाइजर। भाजक सुना है नाम? भाज्य, भाजक, भागफल, ये वाले नाम सुने होंगे आपने। यहां डिवाइजर बोला जाता है, भाज्य। ठीक है, क्लियर है देश जी? बीच वाली वैल्यू, हाँ बीच वाली वैल्यू भाज्य, डिवाइजर होता है। चलो एक बार चेक कर लेंगे उसे। यहां पर सीधी सी बात यही है कि यहां जो ए है वो डिवाइजर है। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखना है, ए है जो डिवाइजर है, जिसका हम लोग भाग दे रहे हैं उसको हम लोग डिवाइजर बोलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि जो बी है, जो बी वैल्यू है वो मल्टीपल है, बी इज मल्टीपल ऑफ, रुको, बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बी है हमारा जो ए का मल्टीपल होगा, यानी कि ए का गुणा के फॉर्म में होगा। देख लीजिए, जब बी के अंदर हम ए का भाग देते हैं तो सी बार चला गया, तो यानी कि ए को अगर मैं सी बार गुणा कर दूं तो मुझे बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा ये बी इज मल्टीपल ऑफ ए। और अगर हमें ए का भाग हम बी में देते हैं, ठीक है, अगर मैंने ए डिवाइड किया बी, और अगर ए का भाग बी में नहीं गया तो हम कहेंगे कि यहां पर डिवाइड, ए डज नॉट डिवाइड फॉर बी। ठीक है, ए बी को डिवाइड नहीं करता। तो आपको नोटेशन समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है कि बी के अंदर ए का भाग जा रहा है। ये मत समझना कि ए के अंदर बी का भाग चला गया, वरना सवाल ही गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि यहां पर बी के अंदर ए का भाग नहीं जा रहा, और अगर ये ए का भाग बी में जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर ए सी।
ठीक है। और यहां अगर ये भाग नहीं जा रहा तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, b बराबर ए सी प्लस का आर। ए सी मतलब कुछ बार भाग चला गया, उसके बाद यहां बच गया रिमाइंडर। जैसे आपने देखा होगा 9 के अंदर मैं 2 का भाग दूं तो 4 बार चला गया 8, यानी रिमाइंडर बच गया 1। तो यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस का 1। ठीक है, क्लियर। चलो आगे करते हैं। ये चीजें समझने लायक है क्योंकि अभी बहुत छोटी लेवल की हैं, पर लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन यही है असलियत, क्योंकि हम इसी पे अटकेंगे आगे जाकर के। और यहाँ जब बी होगा, बी बराबर में ए सी लिख दिया हमने, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर में माइनस का ए और माइनस का सी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर बी के अंदर मैं डिवाइड करूं माइनस ए से, तो जो भाग जितनी बार जाएगा वो कितना आएगा, माइनस का सी आने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब इनके कुछ डिविजिबिलिटी के रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, उन पर ध्यान देना है। तो टॉपिक आएगा हमारा रिजल्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। रिजल्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है ये, सुनो। मान के चलो हमारे पास 3 नंबर हैं, ए ए बी सी डी, 4 नंबर्स हैं, चारों इंटीजर नंबर है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ए डिवाइड कर, ए का भाग 0 में जा सकता है। ठीक है, 1 का भाग ए में जा सकता है, और ए का भाग ए में जा सकता है। कर लोगे याद। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ए का भाग अगर 1 में जा रहा है तो यहां पर जो ए का मान होगा वो आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा। देखो कर सकते हो ऐसा। जब मैं एक में ए का भाग दे रहा हूं, मेरा जा रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब क्या है, ए का मान या तो प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहां तक इशू हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, ए का भाग मैं बी में दे सकता हूं, बी में चला गया, और सी का भाग डी में चला गया। ध्यान से सुनना, ए का भाग मैं बी में दे रहा हूं, सी का भाग डी में चला गया, तो ये ए सी का भाग आप बी डी में दे सकते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2 का भाग मैंने दिया 4 के अंदर। ठीक है, तो कितनी बार गया भाई, 2 बार चला गया, जितनी बार भी गया। ठीक है, और यहां मैं लेता हूं 3 का भाग देता हूं मैं 6 के अंदर, तो ये भी 2 बार चला गया। तो अब मैंने क्या लिखा, ये वही हो गया, यानी 2/4, 3/6। तो इसका मतलब मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि 6, और 6 चौके 24। तो बताओ इस भाग चला गया पूरा पूरा। ये याद रखनी है प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमें सीधा इंप्लाइज करना है वहां पर। एग्जाम में जब आएगा तो सीधा इंप्लाइड करना, सवाल करेंगे भी हम, जब बताएंगे कैसे करते हैं। ए का भाग बी में चला गया, सी का भाग डी में चला गया, तो ए और सी का गुणा, बी और डी का गुणा, आपस में भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आता है हमारा अगली प्रॉपर्टी, ए का भाग मैं देता हूं बी के अंदर। ओके, और बी का भाग चला जाता है सी के अंदर, यानी ए का भाग चला गया बी में, बी का भाग चला गया सी में। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए का भाग चला जाएगा सी में। समझ में आ जाना चाहिए कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी ये। देखो, ए का बी में भाग चला गया, यानी कि बी वो संख्या है जिसमें ए का भाग जा रहा है पूरा पूरा, और बी का भाग, जब बी में मेरा ए का भाग चला गया और बी का भाग सी में जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि ए का भाग सी में चला जाएगा। जैसे भाग एग्जाम्पल ले लो, 2/4 और 4/8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/8। ठीक है,
अब यहां देखें अगला, इफ अगली कंडीशन ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए का भाग चला गया बी में और बी का भाग चला गया ए में, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ए का जो मान होगा वो प्लस माइनस बी। ये समझ में तो आ रहा है ना, इसका मतलब भाग है, ए का भाग बी में दिया, यानी ए का भाग बी में चला जाता है मेरा, और बी का भाग ए में चला जाता है, तो यानी भाग तो जा रहा है। तो भाग कब जाएगा दोनों में, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी, और सेम होने के केस में भी मैंने पीछे बताया था कि वहां पर प्लस माइनस में आती है वैल्यू। एक एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए डिवाइड बाई वन देन इंप्लाई दैट करके लिखा था ए बराबर प्लस माइनस का वन, लिखा था नहीं लिखा था? ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर है कि ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए, देन ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, इसको आप मॉड की फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी। अगली प्रॉपर्टी देखिए, बोरियत तो महसूस नहीं हो रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है ना चीजें? एक मिनट को लाइन पे रहना, तो बोल देंगे शायद वो भी। जी चलिए पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। आगे चले, चलिए ठीक है। अगले एक प्रॉपर्टी है, ये जितनी प्रॉपर्टी लिखी हुई है सबको नोट्स में मैं डाली हुई है, आप देख लेना इसे, ठीक है। ए डिवाइडेड बी, ठीक है, एंड ए डिवाइडेड सी, ए का भाग जा रहा है बी के अंदर और ए का भाग जा रहा है सी के अंदर, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनमें ए का दोनों का भाग जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बी एक्स प्लस सी वाई। और जहां एक्स और वाई होंगे जो इंटीजर नंबर होंगे कोई, यानी कि बी को किसी इंटीजर नंबर से गुणा किया, सी को किसी इंटीजर नंबर से गुणा किया, दोनों को गुणा करने के बाद आपने जोड़ दिया, और जोड़ करके जो संख्या बनी उसमें ए का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे देता हूं, जहां एक्स कॉमा वाई बहुत इंटीजर, और इंटीजर या पॉजिटिव की बात करेंगे हम हमेशा, ठीक है। जैसे कि यहाँ ले लीजिए 2 डिवाइडेड 6 और 2 डिवाइडेड, सॉरी 2 डिवाइडेड 8, तब हम क्या कर सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 डिवाइडेड 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ 12 प्लस 8 यानी कि 2 डिवाइडेड 20। सेटिस्फाई, क्लियर, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ 7 नंबर प्रॉपर्टी, ए डिवाइडेड बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी का मान 0 नहीं है, ठीक है। तब अब आपको पता है कि जब कोई वैल्यू किसी को डिवाइड करती है, अगर आपको वीडियो बार बार हट रही है तो पिन कर लीजिएगा अपने वीडियो को, जिसको देखना है, ठीक है, ताकि बार बार वीडियो हटे नहीं। ए डिवाइडेड बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी का मान 0 के बराबर नहीं है, तो सीधी सी बात है, जब ए बी के अंदर ए का भाग जा रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी, बी होने वाली है, बराबर होगी। भाई भाग कब देते हैं हम, भाग कब जाता है पूरा पूरा, भाग जब ही जाता है जब कोई संख्या या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो गया, मॉड ऑफ ए का मान लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ बी के, क्लियर।
ओके, अब आ जाइए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। द डिवीजन एल्गोरिथम, जो पीछे मैंने अभी ये जो प्रॉपर्टीज बताई हैं और ये जो पीछे दो चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये मानना कि आगे जो सवाल आने वाले हैं उनको आसानी से कर देंगे आप सभी। ठीक है, तो कोई इशू है तो बता दीजिए अभी हितेश जी। ठीक है, चलिए अब आपको मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। यहाँ मान के चलिए कि माना ए और बी दो इंटीजर नंबर है, लेट ए कॉमा बी बी टू इंटीजर नंबर। ओके, दो इंटीजर नंबर हैं जहां बी का मान आपका 0 नहीं है। ठीक है, बी का मान 0 नहीं है तथा आप बी का भाग दे रहे हैं ए के अंदर। बी का भाग दे रहे हैं किसके अंदर? ए के अंदर। तब सॉरी देन, मैं इंग्लिश छोड़ के हिंदी पे आ गया। देन दो यूनिक नंबर आपको मिलने वाले हैं, एक क्यू और आर। देन क्यू कॉमा आर यूनिक इंटीजर। ओके जी, यानी बी का मान 0 नहीं है और बी का भाग आप ए के अंदर दे रहे हैं। दो एलिमेंट ए और बी थे, बी का भाग बी 0 नहीं है, बी का भाग ए के अंदर दे रहे हैं, तो आपको दो नंबर, एक तो क्यू मिलेगा और एक आर मिलेगा, जो कि यूनिक इंटीजर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप जब बी के अंदर भाग बी का भाग देंगे ए के अंदर, तो पता है कि एक ए में देंगे तो क्यू बार चला गया। ठीक है, और एक शेषफल बच जाएगा। शेषफल आपका 0 भी बच सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका शेषफल कुछ बचे। 0 होगा वो भी एक शेषफल कहलाएगा यहाँ पर। तब हम इसको जो आर की वैल्यू जो होगी वो हमारी एग्जिस्टेंस करेगी लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, जो शेषफल होता है वो जितना भाग दिया जाता है उससे छोटा ही होता है, उसके बराबर कभी नहीं होता, लेकिन वो 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां जो b होगा, यदि b के अंदर a का भाग दे दिया जाए तब हमें कैसे लिख सकते हैं? b बराबर सॉरी यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जब बी क्यू प्लस आर की फॉर्म हो गई तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ बी का भाग जब ए में दिया तो क्यू बार चला गया, शेषफल बच गया आर। याद कर लेना ये वाली चीजें, यानी कि आपको ए और बी दो नंबर दे दिए जाए और बी का भाग दिया जाए ए में, तो ए बराबर में आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। कहीं लिखा मिल जाए तो समझना है कि यहाँ बी का तो भाग दिया गया है, क्यू बार चला गया है और आर यहाँ पर शेषफल बच गया, और ए वो संख्या है जिसके अंदर हमने भाग दिया है। क्लियर दिख रहा है हितेश जी? माइक ऑन करें। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात जो मैं समझा रहा था? चलिए, ये था हमारी मेन प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि है इसी से रिलेटेड पर, लेकिन बाद की बात है वो। अब हम आते हैं कॉमन डिवाइजर की। ठीक है, कॉमन डिवाइजर है क्या? देखो, कॉमन डिवाइजर, ठीक है, तो यहां देखिए, मान लीजिए ए डिवाइड कर रहा है बी को। समझिए, जो पीछे समझाया वो समझ में आया सबको? एक बार हाँ कर दें ओपन करके माइक सभी, अगर नहीं आया मना कर दीजिए। चलिए, ठीक है, ए डिवाइड कर रहा है बी को, कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है। ए डिवाइड कर रहा है बी को तथा ए डिवाइड कर रहा है सी को, यानी ए का भाग बी में भी जा रहा है, ए का भाग सी में भी जा रहा है,
और जहां ए का मान डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए का मान मैं 0 कर दूंगा तो यहां सीधा सीधा ये इनफाइनाइट को अचीव कर लेगा, अगर मैं ए का मान 0 कर दूंगा तो। यानी एक ऐसी वैल्यू जिसका भाग बी में भी जा रहा है, जिसका भाग सी में भी जा रहा है, ए का मान 0 नहीं है, तब ए इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ए का भाग मैंने बी में दिया, ए का भाग सी में दिया, जा रहा है मेरे पास, तो यहां पर जो ए वैल्यू होगी वो कॉमन डिवाइजर कहलाएगा बी और सी का। ठीक है, और आपको अभी बताया भी था कि अगर ए डिवाइड करे बी को और ए डिवाइड करे सी को, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए डिवाइडेड बी एक्स प्लस सी वाई। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी। ठीक है, तो ये मेमोराइज करनी है हमें। इसके बाद मेन जो अब आती हैं सवाल, जो जिसके बेस आरपीएससी लेक्चरर में पूछा गया है कंटेंट, और आता भी है, हर बार आता है आरपीएससी लेक्चरर में, जितने मैंने 2 या 3 साल के पेपर उठा के देखे हैं। एक तो जीसीडी और एक एलसीएम, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, देखिए, तो यहाँ जीसीडी की बात कर लेते हैं। जीसीडी है क्या, तो यहाँ देखिए, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, तो देखिए मैं पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ, मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए, पहले जनरल समझा देता हूँ, नोट्स में आपको मिल जाएगा जो लिखा हुआ है, जो मैं बोलूंगा हिंदी में बोल रहा हूँ ना, वही सेम लिखा हुआ है, बस आपको समझना है। मान लीजिए कि 2 नंबर हैं आपके पास, ए और बी, लेट ए एंड बी बी 2 इंटीजर, 2 आपके इंटीजर नंबर हैं, और उनमें से एट लीस्ट वन ऑफ, इनमें से आपको कोई एक जीरो हो सकता है, होगा तो, वरना वो भी जीरो नहीं है। ठीक है, 2 इंटीजर नंबर हैं, एक ए है और एक बी है, तब जीसीडी ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई, जो जीसीडी होगा ए का और बी का, उसको हम डिनोट करेंगे किससे भाई, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा मिलेगा ऐसे। अगर आपको छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट लिखे मिल जाएं, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर वो जीसीडी की बात हो रही है, यानी कि मैसे की बात हो रही है। ठीक है, डिनोटेड बाई ये छोटे ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी। ठीक है, और ये जो होगा इज द पॉजिटिव इंटीजर, जो मैसे होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर डी। यानी कि आपने ए और बी का कोई मैसे लिया, जो मैसे लिया वो निकल के आ गया आपका डी। अगर आपको छोटे ब्रैकेट में ए कॉमा डी, आपको जब सीएसआईआर नेट और आरपीएससी लेक्चर का जब देंगे तो आपको यही मिलेगा, ए कॉमा बी और छोटे ब्रैकेट के अंदर। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या है, आपको सीधा समझ जाना है कि ये जीसीडी की बात हो रही है। जहां कहीं भी अगर ये लिखा मिल जाए तो जीसीडी है, और बराबर में डी लिख दिया तो मतलब जो मैसे है उसका वैल्यू डी है हमारा। डी की जगह जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 और 4 लिख दिया, तो इसका मैसे कितना आएगा हमारा 2। मैसे का मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, वो हमारा जीसीडी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, इसका जीसीडी कितना है मेरा 2 है। और जो जीसीडी होगा वो एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, वो 2 प्रॉपर्टियां हैं, वो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको सेटिस्फाई करेगा। पहली कि जो डी होगा, जो डी का मान आएगा वो डिवाइड करेगा ए को भी, और वो डिवाइड करेगा बी को भी। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, अपना माइक बंद करके, सॉरी क्लास बंद करके दोबारा ज्वाइन कीजिए।
हाँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्लास बंद करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। समझ में आ रहा है जो अभी मैंने बताया ये? तो यहाँ जीसीडी जो होगा, जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। वो क्या करता है? तो जो भी में से आएगा वो ए को भी डिवाइड करेगा, और जो में से आएगा वो बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे देखिए। और ये सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, ये तो डेफिनेट याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो एग्जाम में हर बार यूज में होती है, हर बार काम आती है। यदि सी डिवाइड कर रहा है ए को, सी कोई एलिमेंट है वो डिवाइड कर रहा है ए को, और सी डिवाइड कर रहा है बी को, यानी सी का भाग ए में भी जा रहा है, सी का भाग बी में भी जा रहा है, तो ये ध्यान रखना कि सी का भाग इन दोनों के, ए और बी के, जो जीसीडी होगा उसके अंदर जाएगा। ये सीआईडी मत बना देना इसको, सी का भाग हमारा डी के अंदर जाएगा पक्का। ये प्रॉपर्टी याद कर लो कि अगर कोई वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं जिनके अंदर सेम वैल्यू का भाग जा रहा है, तो दोनों वैल्यू जिनके अंदर भाग जा रहा है उनका जीसीडी ले लीजिए, और जीसीडी के अंदर हमारा जिस वैल्यू, कॉमन वैल्यू जिसका भाग जा रहा था उसका भी भाग जाएगा। ठीक, ठीक है, डन। चलिए, अब इनका रिजल्ट, जीसीडी के ऊपर रिजल्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो लिखेंगे रिजल्ट्स ऑन जीसीडी। रिजल्ट्स ऑन जीसीडी क्या है भाई? पहली प्रॉपर्टी देखो, वो यदि कोई आपका ए का मान 0 नहीं है, ए कोई एलिमेंट है, आपने कोई ए इंटीजर ले लिया जिसका मान 0 नहीं है, और आपने ए के साथ जीसीडी निकाला, तो क्या निकल के आएगा बताइए? खुद के साथ ए आएगा। जैसे मैंने 2 ले लिया, सॉरी 4 ले लिया, और यहाँ भी 4 ले लिया, तो दोनों का जो जीसीडी आएगा वो आएगा हमारा 4। ठीक है, क्लियर? चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है, ए डिवाइड बी, ठीक है, देन ए और बी का जो हमारा जीसीडी होगा वो आएगा ए। आ रहा है समझ में? यानी ए का भाग मेरा बी में चला गया, तो ए का भाग बी में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो भाग दे सकते हैं वो ए बार ही जाएगा। हाँ, इन दोनों की बात हो रही है, ए का भाग अगर बी में चला गया, और फिर ए और बी का अगर हम जीसीडी निकालेंगे, तो जो जिसका हमने भाग दिया है ना, वो हमारा हमारा यहाँ आने वाला है उसका जीसीडी। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 3 डिवाइडेड 9, जब 3 और 9 का जब हम जीसीडी निकालेंगे तो इसका आंसर 3 ही बनेगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, और मान के चलो दो इंटीजर ले लिया आपने, ए और बी, दो इंटीजर आपके पास हैं। ठीक है, और यहाँ आप इनका जब जीसीडी निकालेंगे, ए और बी दो एलिमेंट हैं, तो इनका जीसीडी निकालेंगे, ए और बी का जीसीडी निकालेंगे, तो ये आपका बराबर होगा ए एक्स प्लस बी वाई के। क्लियर पता कर पाएंगे आप? कैसे, मैं बता दूं एग्जाम्पल लेकर के। यहाँ ए और बी दे दिया मुझे, मान के चलो ए संख्या मेरी 2 है, बी का मान मेरा 6 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसका जीसीडी निकालेंगे तो जीसीडी कितना आएगा बताइए? 2। ठीक है, अब मैं जो 2 आ गया, तो इसका ये 2 का मान किसके बराबर होगा? देखो, इसका जीसीडी किसके बराबर आया? 2 के।
तो ये किसके बराबर कर सकते हैं हम लोग, जहाँ ए एक्स प्लस बी वाई की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसको लिख देंगे क्या, बराबर ये 2, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस का बी इंटू बी का मतलब 6 इंटू 0, 2 प्लस का 6 ये 0, तो यानी 2 हो गया। ये हमें सेलेक्ट करने होते हैं अपने हिसाब से, यानी कहने का मतलब है कि जो दो संख्याएं हैं उनका जीसीडी अगर हम निकाल लें तो उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये ध्यान रखना, अभी 6 प्रॉपर्टी और रही है इसकी। जीसीडी जो होता है हमारा, ठीक है, जीसीडी इज ऑलवेज यूनिक, यानी कि जीसीडी हमारा एक जो निकल गया उसके अलावा कोई जीसीडी दूसरा निकलेगा ही नहीं। किसी भी सेट का निकाल के देख लेना आप, अगर 3 और 7 का निकालेंगे तो इसका जो जीसीडी बनेगा वो जो बनेगा वो यूनिक ही बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो 3 और 7 का जीसीडी कितना हो गया भाई, 1। जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उनमें 1 का भाग जरूर जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, यदि एम ए और एम बी, यानी दो संख्याएं थी हमारी ए और बी, उनके साथ में एम लगा हुआ है, यानी कि एम ए और एम बी इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे तो सीधी सी बात है एक संख्या तो कॉमन पहले ही पता चल रही है दोनों में। तो इसका जब जीसीडी निकालेंगे तो इसका जीसीडी किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, एम ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, क्योंकि एम तो है ही कॉमन दोनों में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, यहाँ 4 और यहाँ 8 ले लो, तो इसको 4 और 8 कैसे लिख सकते हैं, 2.2 और यहाँ लिख सकते हैं 2.4। तो अब इसका जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए और जीसीडी ले लो 2 का और 4 का, तो 2 और 4 का जीसीडी कितना आ जाएगा, 2, तो ये वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दोनों में अगर कोई कॉमन वैल्यू है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, जो एक्स्ट्रा बच गई उनका जीसीडी ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, इसके बाद अगला आता है हमारा ये जो ए और बी का हम जीसीडी निकालते हैं, ठीक है, ए और बी का जो जीसीडी निकालते हैं वही जीसीडी हमारा आता है बी और ए का। ठीक है, और यहां पर बात कर लें तो ये बराबर में आ जाता है ए और माइनस बी के भी। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए, तो अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ अभी अभी जो प्रॉपर्टी आने वाली है 7वें नंबर की प्रॉपर्टी चल रही है, ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं। यदि आप डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड करता है ए को और डी डिवाइड करता है बी को, ठीक है, डी का भाग ए में जा रहा है, डी का भाग बी में जा रहा है, और आप निकालते हैं जीसीडी ए अपॉन डी का और बी अपॉन डी का। ठीक है, तो इसका जब जीसीडी निकालेंगे, छोटे ब्रैकेट में पता चल गया जीसीडी निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, इसको निकालने के लिए 1 अपॉन डी ए कॉमा बी लिख सकते हो आप, क्योंकि डी का तो सब में कॉमन आ ही रहा है, भाग जा रहा है दोनों में तो। पर लेकिन ये कॉमन तभी निकालना है तब जबकि डी का भाग ए में चल जाए, डी का भाग बी में चल जाए। अगर कोई कंडीशन में मान लो कि डी का भाग ए में जा रहा है, डी का भाग बी में नहीं जा रहा, तो आप इसको कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लेना कि हमने यहाँ कॉमन दिख गया और हमने 1 अपॉन डी को बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन डी को बाहर तो निकाल दिया पर लेकिन वो गलत है, क्योंकि एक के अंदर भाग नहीं जा रहा, वो भाग नहीं जा रहा तो फिर वो काम खत्म, कॉमन ही नहीं आना वहां पर।
ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखो इसी में। यदि आपका डी बराबर ए बी, यानी ए और बी का आपका जीसीडी निकलता है डी, ठीक है, तब आपको ए अपॉन डी का और बी अपॉन डी का जीसीडी जब निकालेंगे तो उसका मान आएगा 1। क्यों आएगा पता है? जो कि डी था तो कैंसिल हो गया, क्योंकि डी का जब एक ए और बी है, एक ए में भी कॉमन क्या था डी, बी में भी कॉमन था डी। अब जब डी को ही हमने उड़ा दिया भाग दे करके, तो बचा क्या वहां पर, कुछ और वैल्यू बच गई। उन दोनों में कोई कॉमन बचेगा नहीं, कॉमन नहीं बचेगा तो वहां पे जीसीडी कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, और अगली देखो प्रॉपर्टी, अगली है ए और बी, हमें जो दो संख्याएं हैं उनका जीसीडी निकाल दे रखा है 1। कोई दो संख्याएं हों और उनका जीसीडी हो 1, तो ये ध्यान रखना कि इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1। वही प्रॉपर्टी पहले वाली। हाँ, जैसे पीछे था ना, आपको बताया था ए बी, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते थे हम लोग। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम में आने वाली है। क्यों लिख सकते हैं पता है ना, कि ए बी था तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ इसका मान 1 हो गया, तो इसका मतलब इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, आगे देखो 9 वाली प्रॉपर्टी है, यदि ए और एम दो संख्याएं हैं जिनका जीसीडी 1 है, ए और एम का जीसीडी 1 है, और बी और एम ये दो संख्याएं हैं, यानी कि ये वही एम है जो यहां पर है, उसका भी जीसीडी 1 है मेरे पास। ठीक है, तो जब, यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये ए का भाग एम में नहीं जा रहा, बी का भाग एम में नहीं जा रहा, यानी दोनों में कोई कॉमन पार्ट तो है ही नहीं कि इन दोनों में, तो यहां पर ए बी और यहां एम का जीसीडी लेंगे तो इसका मान भी बनाने वाला है। क्लियर आएगा यही? देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे 2 का भाग दे दीजिए 7 में, ठीक है, जीसीडी 1। 3 का भाग दे दीजिए 7 में तो जीसीडी 1। अब 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 6, और 6 फिर वही 7, तो इसका जीसीडी 1 हो गया। चलिए अगला लास्ट प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी जो बची है हमारे पास, जिसको बोलते हैं इक्लूडियन लिमा, ये काम में आती है बहुत, इक्लूड्स लिमा। ठीक है, तो यहाँ 3 एलिमेंट है हमारे पास, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, और तब यहाँ पे देखो सी अगर डिवाइड कर देता है ए बी को, सी का भाग चला जाता है किसमें, ए बी में। ठीक है, ये ए बी का मतलब गुणा की फॉर्म में ए को गुणा कर रखा है बी से। ठीक है भाई, जब सी का डिवाइड कर दिया ए बी के अंदर, और आपको लिख दिया कि सी और बी का जो जीसीडी है वो 1 है, सी और बी का जीसीडी क्या है भाई, 1 है, तो सीधी सी बात पता चल गई कि सी का भाग बी के अंदर तो जाएगा ही नहीं कैसे भी। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, सी डिवाइड करेगा किसको, ओनली ए को। यही इक्लूडियन इक्लूड लिमा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, यहां पर जैसे कि 8 और 72 ले लिया हमने, 8 और 72 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8, और यहाँ 8.9, जब 8.9 लिख दिया मैंने तो इसका मतलब क्या है, 8 और 9 का जो जीसीडी होगा वो आ रहा है 1। ठीक है, और यहाँ 8 का डिवाइड फिर 8 से हो ही जाएगा।
क्यों होगा? क्योंकि बट 8 डज नॉट डिवाइड 9। ठीक है, बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म, यहाँ पर जीसीडी की। क्लियर? अब आपको कुछ सवाल छोड़े चलता हूं मैं, इनको देखना है। इसके बाद हम अगला उठाएंगे इसमें एलसीएम पर। अभी अगर बोर नहीं हुए हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ क्लास को, ताकि ये खत्म हो जाए हमारा जल्दी से। चलिए मैं अगले उसमें देखता हूँ, बंद करके।